आप सभी का श्याम संगीत अकेडमी में स्वागत है। आज हम समझेंगे राग बिहाग और मियां मल्हार के बारे में। जी, और आज के इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव में हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बेहद जादुई और रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत और रिसर्च नोट्स है ना, वो दो बहुत ही महान रागों की स्वर वास्तुकला यानी वोकल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत तुलनात्मक अध्ययन पेश करते हैं। हाँ, राग बिहाग और राग मियां मल्हार। और ये जो स्वर वास्तुकला है, ये सिर्फ कुछ सैद्धांतिक नियमों की सूचियां नहीं हैं। तो फिर इसे हम कैसे समझें? मतलब ये इस बात का विश्लेषण है कि कैसे वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वरों के आधार पर राग की संरचना होती है। ये पाबंदियां नहीं हैं, बल्कि मानवीय भावनाओं को जगाने का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी बात को समझते हैं। ये जो स्वर पदानुक्रम यानी स्वरा हायरार्की है, इसका मूल ढांचा आखिर काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरा मतलब है, इसे एक राज दरबार की तरह सोचिए। इस व्यवस्था में सबसे पहले आता है वादी स्वर, जिसे द किंग या राजा कहा गया है ना? एकदम सही। ये राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर और केंद्र बिंदु होता है। पूरा राग इसी के आसपास घूमता है। लेकिन राजा को अपना राजपाट चलाने के लिए एक मंत्री की भी तो जरूरत होती है। जी, और यहीं से संवादी स्वर यानी द मिनिस्टर की भूमिका शुरू होती है। ये वादी के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर है, जो वादी के साथ एक परफेक्ट संतुलन बनाता है। मतलब ये दोनों मिलकर राग का प्रशासन चलाते हैं। लेकिन जो प्रजा होती है उसका क्या? उन्हें अनुवादी स्वर कहा जाता है, द सिटीजन्स। वादी और संवादी के अलावा राग में लगने वाले जितने भी अन्य सहायक स्वर होते हैं, वे सब अनुवादी कहलाते हैं। और हर समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नियम तोड़ते हैं। बिल्कुल, उन्हें विवादी या वर्जित स्वर यानी द रूल ब्रेकर्स कहते हैं। लेकिन दोनों में एक बारीक अंतर है। हाँ, वो अंतर क्या है? विवादी स्वर वो हैं जो राग का हिस्सा ना होकर भी राग का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कभी कभार बहुत ही कलात्मक तरीके से प्रयुक्त होता है। जैसे कुछ चित्रकार अचानक कोई अलग रंग लगा दे। और वर्जित स्वर वो है जिसका प्रयोग राग में पूरी तरह से निषिद्ध है। उसे इस्तेमाल करना सख्त मना है। ये हायरार्की तो बिल्कुल साफ हो गई। तो अब इस ढांचे को ध्यान में रखते हुए राग बिहाग के बुनियादी तथ्यों की बात करते हैं। इसे श्रृंगार और शांति का स्वर बताया गया है। जी, तकनीकी रूप से देखें तो इसकी उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक नोट भी तो है। एकदम सही पकड़ा। पूर्व में यानी प्राचीन काल में इसे बिलावल थाट का माना जाता था। परंतु इसमें तीव्र मध्यम यानी म का जो प्रयोग होने लगा, उसके कारण अब यह कल्याण थाट का अंग है। ये तो सच में कमाल है कि सिर्फ एक स्वर के जुड़ने से पूरा थाट ही बदल गया। इसकी जाति और समय क्या है? इसकी जाति है ओढ़व संपूर्ण वक्र, और इसके गायन का समय रात्रि का दूसरा प्रहर तय किया गया है। और इसकी प्रकृति काफी मधुर और शांत है ना? क्योंकि ये पूर्वांग प्रधान राग है। जी, और इस स्रोत में इसके मुख्य अंग का भी स्पष्ट उल्लेख है, जो है प म ग म तथा प म ग म ग रे सा। ये स्वर सुनते ही वो शांति महसूस होती है। लेकिन अब अगर हम राग मियां मल्हार की ओर मुड़े, जिसे वर्षा और गंभीर का प्रतीक कहा गया है, तो माहौल बिल्कुल बदल जाता है। इसके ऐतिहासिक पहलू के बारे में क्या जानकारी है? इसका इतिहास बहुत भव्य है। संगीत सम्राट मियां तानसेन ने 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के दरबार में इस अद्वितीय मानसून राग की रचना की थी। वाह! और इसके तकनीकी विवरण बिहाग से कितने अलग हैं? काफी अलग हैं। ये काफी थाट का राग है और इसकी जाति संपूर्ण षाडव है। इसका गायन समय मध्यरात्रि या वर्षा ऋतु है। और प्रकृति के बारे में लिखा है कि ये गंभीर है, लेकिन बिहाग की तरह ये भी पूर्वांग प्रधान ही है। जी, और यहीं से वादी और संवादी का वो तराजू वाला उदाहरण आता है। दोनों पूर्वांग प्रधान हैं, फिर भी बिल्कुल अलग महसूस होते हैं। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। एक ही तराजू, लेकिन दोनों का संतुलन इतना अलग कैसे? क्योंकि राग बिहाग का वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद यानी नी है। और ग और नी का ये संयोजन राग में एक सहज मिठास और आकर्षण पैदा करता है। बिल्कुल, जबकि मियां मल्हार का वादी षड्ज यानी सा है और संवादी पंचम यानी प है। ओहो, सा और प जो एकदम अचल स्वर हैं। हाँ, और सा और प का यही अटल आधार
राग को एक गहरा, ध्यानपूर्ण और गंभीर स्वरूप प्रदान करता है। ये सच में राजा और मंत्री के बदलने से पूरे राज्य का माहौल बदलने जैसा है। तो फिर जो अनुवादी स्वर है, जो सहायक स्वर है, वो इन रागों को उनका विशिष्ट रूप कैसे देते हैं? बिहाग की विशेषता ये है कि इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। आरोह में मध्यम से उठाव करते समय तीव्र मध्यम का सुंदर प्रयोग होता है, जैसे म पनी सा। और अवरोह में? अवरोह में शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम दोनों एक साथ गूंजते हैं, जैसे म गो। ये बहुत ही जादुई लगता है। और मियां मल्हार की अनुवादी विशेषताएं क्या है? मियां मल्हार में आंदोलित गंधार और दोनों निषाद का प्रयोग होता है। इसका जो ग यानी कोमल गंधार है, वो दरबारी राग की तरह आंदोलित होता है। लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क भी तो है ना? जी, दरबारी के विपरीत यह ऋषभ के बजाय मध्यम यानी म के सहारे आंदोलित होता है। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जरूरी अंतर है। और इसके साथ ही दोनों नी यानी कोमल और शुद्ध निषाद का सामीप्य कानों को अत्यंत प्रिय लगता है, जैसे सा नी 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 प नी ध नी सा। वो बारिश की रिमझिम जैसी ध्वनि, वाह! लेकिन ये तो हो गई जो स्वर लगते हैं उनकी बात। अब बात करते हैं कि क्या नहीं बजाया जाता है, क्योंकि वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वर्जित स्वरों का खेल ही आरोह और अवरोह की वक्रता तय करता है। बिहाग के आरोह में ऋषभ यानी रे और धैवत यानी धा पूरी तरह वर्जे हैं। मतलब आरोह सीधे छलांग लगाता है, सा ग म प नी सा, राइट? एकदम सही। और अवरोह की गति संपूर्ण वक्र है। यद्यपि अवरोह में सातों स्वर हैं, परंतु रे और ध पर न्यास यानी ठहराव नहीं किया जाता। मतलब इनका प्रयोग बहुत ही अल्प होता है। और मियां मल्हार में कौन से स्वर वर्जित है? मियां मल्हार के अवरोह में धैवत यानी ध वर्जित है। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप अवरोह की गति निषाद से सीधे पंचम पर आती है और स्रोत में जो हिस्सा दिया गया है सा ध नी म प ग म रे सा, इसमें वो गति स्पष्ट दिखती है। ये निषाद से पंचम की छलांग ही इस राग को उसका विशिष्ट भारीपन देती है ना? जी, और इसकी विशिष्ट पकड़ म रे रे प का भी उल्लेख करना जरूरी है, जो तुरंत इसकी पहचान करा देती है। तो इन सभी तकनीकी बातों को अगर हम भावनाओं से जोड़ें, तो इस सब का अर्थ क्या है? बिहाग की बात करें तो रात्रि के दूसरे प्रहर में ग और नी का वादी संवादी संबंध और तीव्र मध्यम का स्पर्श हृदय में प्रेम, शांति और मिलन की भावना जागृत करता है। और मियां मल्हार में वो भावना प्रतीक्षा और गांभीर्य में बदल जाती है। बिल्कुल, मध्यरात्रि में सा और पा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कोमल गा का आंदोलन वर्षा ऋतु की गहरी प्रतीक्षा, बादलों की गर्जना और विरह की गहराई को ध्वनि में उतार देता है। ये सच में अद्भुत है। तो अगर हम अब तक की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटें, जिसे यात्रा एक नज़र में कहा गया है, तो हमने थाट, जाति, वादी, संवादी और वर्जित स्वरों का पूरा विज्ञान देखा। हाँ, और ये सिद्धांत से अनुभूति तक का सफर है। वादी, संवादी और वर्जित स्वरों का ये गणितीय ढांचा केवल नियम नहीं है, बल्कि ये भावनाओं को जगाने का विज्ञान है। मतलब हमने दो अलग-अलग संसार देखे। एकदम सही। जहां राग बिहाग अपने गनी संतुलन और तीव्र मध्यम के माधुर्य से रात्रि की शांति में प्रेम और आनंद के रंग भरता है, वहीं राग मियां मल्हार तानसेन की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने सा-पा आधार से कुछ अलग ही जादू करता है। जी, वो अपने आंदोलित गंधार से वर्षा ऋतु के गहरे, ध्यानपूर्ण और लौकिक स्वरूप को एकदम जीवंत कर देता है। तो अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि स्वर पदानुक्रम की यही वास्तुकला भारतीय राग प्रणाली को विश्व का सबसे परिष्कृत और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली संगीत ढांचा बनाती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विज्ञान है जो सीधा रूह तक पहुंचता है। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर स्वरों की गणितीय संरचना और उनका आपसी अंतराल मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम की अनुभूति या बारिश के इंतजार को इतनी सटीकता से नियंत्रित कर सकता है, तो क्या ध्वनि और हमारे मस्तिष्क के बीच कोई ऐसा गहरा प्राकृतिक विज्ञान है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।